आज हम सबसे पहले यह समझने की कोशिश करेंगे कि नफरत फैलाना असली हेट है या फिर नफरत फैलाने वालों को एक्सपोज करना हेट न्यूज है। आजकल बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज ना उठाएं, सच को सच ना कहें और सही को सही ना कहें, चुपचाप बैठे रहें। और जो व्यवस्था पिछले 70 वर्षों से हमारे देश में चली आ रही है, उसी व्यवस्था के सामने वो पहले की तरह घुटने टेकते रहें। और अगर किसी न्यूज चैनल्स ने ऐसी जुर्रत की तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी जाएंगी, अदालतों में मुकदमे चलाए जाएंगे और इसके बाद उनकी आर्थिक सप्लाई लाइन काट दी जाएगी। इसका मतलब या तो उनके चैनल बंद कर दिए जाएंगे या फिर वहां काम करने वाले पत्रकारों की नौकरियां छीन ली जाएंगी। ये सब कुछ एक धर्म विशेष के कट्टरपंथियों को बचाने के लिए हो रहा है, सेकुलरिज्म के नाम पर हो रहा है, धर्म निरपेक्षता के नाम पर हो रहा है। लेकिन कट्टरपंथियों को बचाने का नतीजा क्या होता है, ये आज आप सबको बांग्लादेश और दुनिया भर के कई देशों से आई तस्वीरों को देखकर समझना चाहिए। आज भी दुनिया भर के बहुत सारे मुस्लिम देशों में फ्रांस के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए और इन प्रदर्शनों में बच्चों से लेकर युवाओं तक को क्या सिखाया जा रहा है? सिर कलम करना सिखाया जा रहा है। इन प्रदर्शनों में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का सिर कलम करके लोगों को दिखाया जा रहा है। सिर कलम करने का ये जो नया चलन है, आज हम इस पर बात करेंगे और आपको यह बताएंगे कि बांग्लादेश में फ्रांस का समर्थन करने पर कैसे 10 हिंदुओं के घर जला दिए गए। लेकिन इस पर अमन और शांति के सारे ठेकेदार चुप बैठे हैं और जो न्यूज चैनल ऐसी खबरें रिपोर्ट करते हैं उन्हें टॉक्सिक यानी जहरीला कहा जा रहा है। भारत के 95 पूर्व बड़े सरकारी अफसरों ने एडवर्टाइजर्स को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि ऐसे न्यूज चैनल्स को विज्ञापन देना बंद कर देना चाहिए। आज हम एजेंडे की कलम से ऐसी चिट्ठियां लिखने वालों को भी एक्सपोज करेंगे और आपको यह बताएंगे कि सिर कलम करने की तस्वीरें दिखाकर दुनिया भर में कलम की ताकत को कैसे डराया जा रहा है। इसमें हमें आपके समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम इंटरनेट और सोशल मीडिया की बात करेंगे। इन दोनों को आप हाल के दिनों की सबसे बड़ी क्रांति मान सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आपको दिखाई जाने वाली सारी खबरें क्रांतिकारी नहीं होती। कुछ दिन पहले इसी सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली का जो बाबा का ढाबा पूरे देश में मशहूर हो गया था, वो अब विवादों में आ गया है। इस ढाबे को चलाने वाले बुजुर्ग कांता प्रसाद का आरोप है कि जिस यूट्यूबर ने उनका वीडियो वायरल किया था, उसने उनके सारे पैसे हड़प लिए हैं। यानी देश भर के लोगों ने जो पैसा इस बुजुर्ग की मदद करने के लिए भेजा था, वो इस यूट्यूबर ने अपने पास रख लिया और इस बुजुर्ग तक नहीं पहुंचाया, जबकि वीडियो बनाने वाले ने इन आरोपों से इनकार किया है। इसलिए आज हम आपको इस मामले का सच बताएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह सारा विवाद अलग अलग यूट्यूबर्स की आपसी लड़ाई का नतीजा है। आज जी न्यूज की टीम एक बार फिर उसी बाबा के ढाबे पर पहुंची और वहां से हम आपको एक फॉलोअप रिपोर्ट दिखाएंगे। और आखिर में हम चीन में शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना का विश्लेषण करेंगे, जिसे 72 लाख लोगों की मदद से पूरा किया जाएगा। इस जनगणना के बाद चीन का कौन सा चेहरा दुनिया के सामने आ सकता है, ये आज आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। बांग्लादेश के कोमिला में 10 से ज्यादा हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। यह घटना एक कथित फेसबुक पोस्ट से फैली अफवाह के बाद हुई। यह फेसबुक पोस्ट फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के छापे जाने के विवाद से जुड़ी बताई जा रही है। हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ और उन्हें जलाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार से इस मामले को बांग्लादेश के सामने उठाने की मांग की है। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में बिना इजाजत नमाज पढ़ने पर आरोपी फैजल खान को यूपी पुलिस ने आज दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। फैजल खान और चांद मोहम्मद ने 29 अक्टूबर को मंदिर में नमाज पढ़ने के बाद इसके फोटो सोशल मीडिया पर डाले थे। मंदिर प्रबंधन ने इसे साजिश बताया था, जिस पर यूपी सरकार ने 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। देखिए, कुछ लोग शरारतपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं और हिंदू और मुसलमान के बीच में कैसे तनाव पैदा हो, क्योंकि लंबे समय से जो कॉकटेल है, ये कांग्रेस सपा बसपा एक ये कॉकटेल है। इन लोगों ने केवल जाति और धर्म के नाम पर ही राजनीति की।
फैजल ने कहा कि वो पहले भी 84 कोस परिक्रमा पर जा चुके हैं। उन्होंने पुजारी से पूछकर ही मंदिर में नमाज अता की थी। जिस तरह का माहौल, पुजारी जी ने मुझसे बोले कि आपको भजन करना है तो आपके लिए आपको, मैंने कहा हमें जल्दी निकलना है, नमाज पढ़नी है, तो बोले कि अरे भजन के लिए तो ये जगह है ही, तो यानी यहाँ कर लीजिए, इसमें क्या है। यूपी पुलिस ने फैजल और चांद मोहम्मद को मंदिर में ले जाने वाले खुदाई खिदमतगार संगठन के 2 हिंदू सदस्यों को भी आरोपी बनाया है। शायर मुनव्वर राणा पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुनव्वर राणा ने फ्रांस की घटना को लेकर जी न्यूज पर एक बयान दिया था और गला काटने को जायज बताया था। शांति भंग करने और आईटी एक्ट के उल्लंघन के आरोप में मुनव्वर राणा पर लखनऊ में एक सब इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन मुनव्वर राणा ने कहा है कि वो बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन ये है कि हम जेल जाना पसंद करेंगे, और यही नहीं, हम जेल में मरना भी पसंद करेंगे, ताकि कम से कम हिंदुस्तान को ये तो मालूम हो, कि दुनिया को ये तो मालूम हो कि हिंदुस्तान में सच बोलने वाले लोग अभी जिंदा हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाला पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इमरान खान ने कल गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किया था। गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान अवैध कब्जा किए हुए है और उसे अब राज्य बनाने जा रहा है, जिस पर हमारी सरकार ने 2 टूक शब्दों में कहा कि पीओके से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में मजहबी अत्याचार झेल रहे अल्पसंख्यकों के लिए ही सरकार ने नागरिकता कानून बनाया। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। आज नाम वापस लेने की समय सीमा खत्म होते ही चुनाव अधिकारी ने प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा की। राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव में बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुआ। बीजेपी से हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, नीरज शेखर, बृजलाल, हरिद्वार दुबे, गीता शाक्य, सीमा द्विवेदी और बीएल वर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव और बहुजन समाज पार्टी से रामजी गौतम निर्विरोध निर्वाचित हुए। राज्यसभा में बीजेपी की स्थिति पहली बार मजबूत हुई है, जबकि कांग्रेस सांसदों की संख्या और कम हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 17 जिलों की 94 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। कल आरजेडी के 2 प्रमुख नेताओं तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की किस्मत का फैसला हो जाएगा। तेजस्वी यादव राधोपुर से और तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा सीट से मैदान में हैं। वहीं तीसरे चरण के प्रचार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार ने आज कई रैलियां की। बिहार के अंदर राजद और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार को 15 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। जानवरों का चारा भी ये लोग चट कर जाते थे। ये लोग रोजगार का झुंझुना लेकर के एक बार फिर से आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। तीसरे चरण के प्रचार में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सहरसा और फारबिसगंज में जनसभाएं करेंगे। कल मध्य प्रदेश में भी 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के दौरान वोट पड़ेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का यह फैसला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन जारी है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान सरकार नए स्तर पर बातचीत के लिए कोशिश करेगी। सूत्रों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए सरकार किसे भेजेगी, इसके लिए विचार किया जा रहा है। वहीं दूसरे दिन भी आरक्षण को लेकर अपनी मांगों पर प्रदर्शनकारी कायम रहे। प्रदर्शनकारियों ने भरतपुर में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इसकी वजह से रेल यातायात प्रभावित हुआ। प्रदर्शन को देखते हुए जयपुर के 9 तहसील क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा को कल शाम 5 बजे तक बंद कर दिया गया है। प्रदर्शन की वजह से कई ट्रेनों के रूट बदले गए और कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। बल्लभगढ़ के निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद पुलिस 2 से 3 दिन में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। निकिता केस में मुख्य आरोपी तौसीफ समेत 3 लोग गिरफ्तार हैं। निकिता के परिवार को आज से पुलिस सुरक्षा भी दे दी गई। फरीदाबाद पुलिस ने निकिता के भाई को हथियार लाइसेंस भी जारी किया। वहीं लव जिहाद के खिलाफ कानून पर निकिता के पिता ने कहा कि ये कानून जल्दी बने। मैं कहता हूँ ये कानून काफी दिन पहले ही बन जाना चाहिए था। अगर ये कानून बन गया होता तो निकिता आज शायद जिंदा होती। तो अभी भी जल्दी कानून बन जाए तो जो और निकिता बनेंगी आगे उनको बचाया जा सकता है। इस बीच निकिता तोमर मामले को लेकर कल बल्लभगढ़ में महापंचायत के दौरान हुई हिंसा में पुलिस ने 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में से 3 लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं।
नफरत को रिपोर्ट करना नफरत फैलाना नहीं होता, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोगों को सच से बहुत परेशानी हो रही है और ये लोग चाहते हैं कि खबर का वही संस्करण पेश किया जाए जो इन लोगों को सूट करता है और जो 70 साल से चल रही इस व्यवस्था को सूट करता है। इन लोगों के मुताबिक जिहाद पर बात करना नफरत फैलाना है। इनके मुताबिक कट्टर इस्लाम का विरोध करना नफरत फैलाना है। सभी मुसलमानों का विरोध करने जैसा ये मानते हैं। अगर कुछ कट्टर पंथियों का विरोध कर दिया, कट्टर पंथ इस्लाम का विरोध कर दिया, तो ये कहते हैं कि मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक किसी धर्म में सुधार की बात करना असहनशीलता है। लेकिन इन लोगों को आज बांग्लादेश से आई कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए। इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि असली असहनशीलता और असली कट्टरपंथ किसे कहते हैं, और अगर दुनिया भर के लोगों ने इस असहनशीलता को ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर दुनिया कैसे खतरे में पड़ जाएगी। तमाम मुस्लिम देशों की तरह इन दिनों बांग्लादेश में भी फ्रांस के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन विरोध करने के लिए बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी सिर्फ फ्रांस के झंडे नहीं जला रहे, बल्कि वो वहां रहने वाले हिंदुओं के घरों को भी जला रहे हैं। जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं वो बांग्लादेश के कोमिला जिले की हैं, जहां कट्टरपंथी भीड़ ने हिंदुओं के 10 घरों में तोड़फोड़ की और इन घरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वहां से मिल रही खबरों के मुताबिक इस आगजनी में 500 लोग शामिल थे और ये लोग फेसबुक पर फैली एक अफवाह के बाद भड़के हुए थे। यानी यहां पर भी फेसबुक की वजह से ये दंगे फैले। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर सिर्फ इसलिए जला दिए गए क्योंकि किसी ने यह अफवाह फैला दी कि इन घरों में रहने वाले हिंदू फ्रांस का समर्थन कर रहे हैं, मैक्रों का समर्थन कर रहे हैं। कहने को तो बांग्लादेश भारत और फ्रांस की तरह एक सेक्युलर और लोकतांत्रिक देश है। यहां ये समझ लीजिए, बांग्लादेश अपने आप को सेक्युलर कहता है, धर्मनिरपेक्ष कहता है और लोकतांत्रिक देश कहता है, लेकिन वहां रहने वाली अल्पसंख्यक आबादी बहुसंख्यक आबादी की विचारधारा का विरोध करने की हिम्मत कर नहीं सकती। और अगर कोई हिंदू अल्पसंख्यक बांग्लादेश की मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता तो उसका क्या हश्र होता है, अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, अमन और शांति की पैरवी करने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं इस पर। इसके अलावा आज एक बार फिर बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कें इन हजारों प्रदर्शनकारियों से आज भरी हुई थी। तस्वीरें देखिए, ये सब फ्रांस के खिलाफ हैं। आज का ये विरोध प्रदर्शन हिफाजत-ए-इस्लाम नाम के एक संगठन ने आयोजित किया था और यह संगठन शिक्षकों और छात्रों का एक समूह है जिसका संबंध बांग्लादेश के हजारों इस्लामिक स्कूलों से है। इन लोगों ने न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया बल्कि ढाका में फ्रांस के दूतावास पर भी कब्जा करने की कोशिश की। आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने आपको फ्रांस के खिलाफ भारत में हुए विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें भी दिखाई थी। भारत में भी लगभग ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही थी और ये सब भारत में तब हुआ क्योंकि भारत के संविधान ने सबको अपनी बात कहने की और विरोध दर्ज कराने की पूरी आज़ादी दी है। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और कई बार अपनी बात कहने की आज़ादी का दुरुपयोग होने के बावजूद भारत में इस तरह की हिंसा नहीं होती। लेकिन इन लोगों को यह सोचना चाहिए कि क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में अल्पसंख्यकों को ऐसी आज़ादी हासिल है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो इतना गुस्सा है फ्रांस के खिलाफ। हम भारत के एक पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ फैली नफरत को रिपोर्ट कर रहे हैं।
और हो सकता है कि हमारी इस रिपोर्ट को कई लोग नफरत फैलाने वाला बता दें, इसे हेट न्यूज का नाम दे दें। लेकिन आज पूरे भारत को, आप सबको, हमारे दर्शकों को यह समझना होगा कि जो हम बात आपको बता रहे हैं, क्या यह गलत है? हम नफरत फैला रहे हैं या हम नफरत फैलाने वालों को एक्सपोज कर रहे हैं? हम एक बार यह पूछना चाहते हैं आप सबसे कि क्या भारत में किसी बंद कमरे में बैठे 10, 20, 50 या 100 लोग यह तय कर सकते हैं कि हेट न्यूज की परिभाषा क्या है? लेकिन अभी यही हो रहा है। हम इस पर आपके साथ चर्चा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आप पाकिस्तान से आई एक और हैरान करने वाली तस्वीर देखिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि असली नफरत किसे कहते हैं। यह तस्वीर पाकिस्तान के एक स्कूल की है, जहां एक टीचर ने छात्रों को यह सिखाने की कोशिश की कि इस्लाम के नाम पर किसी का गला काट देना कैसे जायज है। इसके लिए इस टीचर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के एक पुतले का इस्तेमाल किया और छात्रों को इस पुतले का सिर कलम करके दिखाया। अब आप समझ सकते हैं कि जिन देशों के स्कूलों में धर्म के नाम पर गला काटने की ये ट्रेनिंग दी जा रही है, उन देशों में अल्पसंख्यकों का जीवन कितना मुश्किल होता होगा। और जो बच्चे ये सब होते हुए इन स्कूलों में देख रहे हैं, इन बच्चों के दिल और दिमाग पर इन सारी बातों का क्या असर पड़ेगा? जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये क्या करेंगे, कैसे नागरिक बनेंगे, कैसे युवा बनेंगे, इसका अंदाजा आप अभी से लगा सकते हैं। और ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्रांस में जो हत्याएं हुई हैं, पहले जिस टीचर की हत्या की गई, गला रेत कर हत्या कर दी थी उसकी, गला काटकर, और जिस महिला की चर्च में हत्या की गई उसका भी वैसे ही हत्या हुई, गला काटकर हत्या हुई। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं, एक तो ये कि एक ही तरीके से हत्याएं की जा रही हैं, गला काटकर। ठीक वैसे ही जैसे आईएसआईएस के आतंकवादी गला रेत कर हत्या करते थे और वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालते थे, वही स्टाइल है ये। दूसरी बड़ी बात है, जिन लोगों ने हत्या की वो युवा थे। एक हत्यारा था 18 साल का, दूसरा हत्यारा था सिर्फ 21 साल का। और तीसरी बड़ी बात यह है कि ये दोनों हत्यारे जिन्होंने फ्रांस में ये हत्याएं की हैं, ये दोनों शरणार्थी थे, शरण लेकर फ्रांस में आए थे। और जिस देश ने इन्हें शरण दी, जिस देश ने इनकी जान बचाई, जिस देश ने इन्हें रहने के लिए जगह दी, उसी देश के लोगों की हत्याएं कर रहे हैं कट्टरपंथी धर्म के नाम पर। विरोध के नाम पर ऐसी डरावनी तस्वीरें दुनिया के दूसरे देशों से भी आ रही हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के चेहरे वाला मास्क लगाए हुए एक व्यक्ति का गला काटने की एक्टिंग की, और इनका मकसद भी यही साबित करना था कि इस्लाम के नाम पर अगर किसी ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो उसका गला भी ऐसे ही काट दिया जाएगा, जैसा आप इन तस्वीरों में अभी आपने देखा। ये पोस्टर्स आप देख सकते हैं। इन पोस्टर्स को लेकर इंडोनेशिया में प्रदर्शन हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि फ्रांस ने इस कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठाई है। और देखिए, ये दुनिया भर को ये बता रहे हैं कि ऐसे अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो कुछ इस तरीके से उसका गला काट दिया जाएगा। ये सब धर्म के नाम पर हो रहा है, लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर हो रहा है, सेकुलरिज्म के नाम पर हो रहा है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, ऐसी धर्मनिरपेक्षता किस काम की जो चुपचाप आंखों पर पट्टी बांधे इन लोगों को जो ये चाहे मनचाही बातें करते हुए वो चुपचाप देखती रहे। ऐसी धर्मनिरपेक्षता किस काम की है? अब आप सोचिए कि आखिर इस्लाम का सिर कलम करने से ऐसा क्या संबंध है कि जो भी कट्टरपंथी आज इस्लाम का झंडा उठाना चाहता है वो ऐसे ही लोगों की हत्या कर रहा है गला काटकर। इसका जबरदस्त विरोध होना चाहिए, पूरी दुनिया में विरोध होना चाहिए और हम भी इसका खुलकर विरोध करते हैं। लेकिन जब हमारे जैसे न्यूज चैनल इसका विरोध करते हैं, सच को सच कहते हैं, जो गलत बात है उसे गलत कहते हैं, चाहे धर्म कोई भी हो, जब डरते नहीं हैं, आतंकवाद को आतंकवाद कहते हैं, कट्टरपंथ को कट्टरपंथ कहते हैं, तो हमारे खिलाफ चिट्ठियां लिखकर कहा जाता है कि हम नफरत फैला रहे हैं।
एफआईआर दर्ज की जाती हैं, अदालतों में मुकदमे चलाए जाते हैं, संविधान ने जितने ऐसे मंच बनाए हैं हर जगह पर शिकायतें की जाती हैं और यह कोशिश की जाती है कि हम किसी ना किसी तरीके से डर जाएं। हमें आपको कोई भी खबर दिखाने से पहले यह डर लगे कि इसके बाद हमारे खिलाफ कोई एफआईआर हो सकती है, इसके बाद हमारे खिलाफ हेट न्यूज या नफरत फैलाने के लिए कहीं कोई शिकायत हो सकती है, इसके बाद हमें अदालतों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अभी तक तो यही था, लेकिन इसके बाद अब मामला एक कदम और आगे बढ़ गया है, वो भी आपको बताएंगे। अब आप खुद सोचिए कि हम ये नफरत को रिपोर्ट कर रहे हैं या नफरत फैला रहे हैं, नफरत फैलाने वालों को एक्सपोज कर रहे हैं या हम नफरत फैला रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के जिन हिस्सों में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं उनकी तस्वीरें इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं दुनिया भर में इस समय क्या चल रहा है। अब जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये गाजा की तस्वीरें हैं। यहां पर भी मैक्रों के खिलाफ बड़ा गुस्सा है। अब आप सोचिए, अब कराची की तस्वीरें देखिए, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में भी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये सारे लोगों का ये कहना है कि अगर आपने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, अगर आपने हमारे बारे में कोई ऐसी बात कह दी जो हमें अच्छी नहीं लगी, तो हम आपसे जिंदा रहने का अधिकार छीन लेंगे, सड़कों पर उतर के आपकी हत्या कर देंगे और कोई आपको बचा नहीं पाएगा। और हत्या कैसे की जाएगी? गला रेत कर, वो भी ये कहकर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ऐसे आपकी हत्या की जाएगी। अब आप लोग सोचिए, ये लोग धर्म और मोहब्बत के नाम पर फ्रांस का विरोध कर रहे हैं। खुद को ये कहते हैं कि हम बड़े अमन पसंद हैं, खुद को कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं और कह रहे हैं कि हम तो ये सब शांति के लिए कर रहे हैं, मोहब्बत के लिए कर रहे हैं। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। और जो लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं इनको, वो लोग भी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इनका समर्थन कर रहे हैं। हेट न्यूज के आरोप लगाने वाले अपने मन के मुताबिक खबरों की परिभाषा तय करना चाहते हैं, जैसा कि हमारे देश में अब तक होता आया है। 31 अक्टूबर को, यानी 2 दिन पहले, भारत के 95 बड़े बड़े सरकारी अफसरों ने भारत की कुछ बड़ी प्राइवेट कंपनियों और कॉरपोरेट्स को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में कहा इन कंपनियों को कि उन न्यूज चैनल्स को विज्ञापन देना बंद कर दें जो न्यूज चैनल्स नफरत फैलाते हैं। हम भी मानते हैं कि नफरत फैलाने वालों का बहिष्कार होना चाहिए और आपको टॉक्सिक कंटेंट नहीं दिखाया जाना चाहिए, हम मानते हैं ये बात। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश के 95 लोग यह तय कर सकते हैं कि क्या नफरत को रिपोर्ट करना भी नफरत फैलाना माना जाएगा? अब मैं आपको चिट्ठी दिखाता हूं। मेरे हाथ में इस समय वो चिट्ठी है जो भारत में बड़े बड़े सरकारी पदों पर रह चुके बड़े बड़े सरकारी अफसरों ने देश के एडवर्टाइजर्स को लिखी है। इन 95 पूर्व सरकारी अधिकारियों ने, जिनमें से ज्यादातर आईएएस अफसर हैं, आईपीएस हैं या आईएफएस अफसर हैं, इन्होंने अपना एक समूह बनाया हुआ है, जिसे मैं तो समूह नहीं मानता, मैं इसे गैंग कहता हूं। इन्होंने अपना एक गैंग बनाया हुआ है और उस गैंग का नाम रखा है, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी जानते हैं, इनकी सॉफ्ट पावर बहुत है, विदेशी मीडिया इन्हें पसंद करता है, इसलिए ये बहुत फैंसी नाम रखते हैं जो आपको इंटेलेक्चुअली बड़े अट्रैक्टिव लगेंगे। इन्होंने अपने इस गैंग का नाम रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप, सीसीजी। देखिए, यहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल बड़ी चालाकी से इन्होंने कर लिया। इस ग्रुप का दावा है कि यह किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता और इस ग्रुप के सदस्य निष्पक्षता और भारत के संविधान के साथ हैं, ऐसा यह दावा करते हैं। इस चिट्ठी में सबसे पहले देश की कंपनियों, व्यापारिक घरानों और कॉरपोरेट्स को टारगेट किया गया है और कहा गया है कि ये वो लोग हैं जो भारत को समृद्ध बनाते हैं, लेकिन ये कंपनियां समाज में फैल रही नफरत और भेदभाव को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही। कॉरपोरेट्स पर यह आरोप लगाया गया है कि इन कंपनियों की ये कंपनियां उन मीडिया हाउसेस को बेझिझक विज्ञापन दे रही हैं जो नफरत फैलाते हैं, जो धर्म और जाति के नाम पर देश को बांट रहे हैं, जो झूठे नैरेटिव पेश करते हैं और सीधे साधे और कानून का पालन करने वाले लोगों को अपराधी बना देते हैं।
इस चिट्ठी में लिखा है, ये शायद इन एडवर्टाइजर्स ने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं होगा या फिर अनजाने में इन न्यूज चैनल्स को विज्ञापन देने की गलती करते रहे होंगे, लेकिन अब इन लोगों को ऐसे न्यूज चैनल्स को विज्ञापन देना बंद कर देना चाहिए। इस चिट्ठी में कई मौकों पर संविधान की दुहाइयां दी गई हैं और कहा गया है, जिन चैनल्स ने कोरोना वायरस को सांप्रदायिक मुद्दे में बदल दिया, जिन चैनल्स ने यूपीएससी की परीक्षाओं में मुसलमानों की घुसपैठ की झूठी खबरें चलाई और लव जिहाद जैसे मुद्दे उठाए, उन चैनल्स को विज्ञापन देना बंद कर देना चाहिए। चिट्ठी लिखने वाले पूर्व अधिकारियों ने कहा है, एडवर्टाइजर्स इसके बावजूद सिर्फ टीआरपी को देखकर न्यूज चैनल्स को विज्ञापन देते रहे और अब कंपनियों को चाहिए कि वो ऐसे न्यूज चैनल्स को विज्ञापन देना बंद कर दें। और इस चिट्ठी के आखिर में इन पूर्व बड़े बड़े अधिकारियों के नाम हैं जिन्होंने इस चिट्ठी को समर्थन दिया और इनकी कुल संख्या है 95। थोड़ा सा आपको मैं पढ़कर बता देता हूं क्या लिख रहे हैं। It's a matter of concern for all of us that several media channels have gone against this fundamental right on a regular basis and yet receive advertisements from many companies. Channels which communalize the spread of COVID-19. फिर आगे लिखा है, they spread sensitive and dub sensitive advertisements about communal harmony as love jihad are unfortunately patronized by many corporates. ऐसा इसमें लिखा हुआ है। लव जिहाद का भी नाम इन्होंने लिखा है, लेकिन हमें यह हैरानी है कि देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हुए तब ये सारे लोग चुप थे, और ये कब कब चुप थे वो हमने एक लिस्ट बनाई है आज। अब आप इस चिट्ठी के पीछे छिपी असली मंशा को 3 पॉइंट्स में समझिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। और वो 3 पॉइंट्स क्या हैं देखिए। पहली बात ये कि कुछ मुट्ठी भर लोग मिलकर न्यूज चैनल्स की फाइनेंशियल सप्लाई, आर्थिक सप्लाई पाइपलाइन को काटना चाहते हैं ताकि न्यूज चैनल्स इन लोगों की विचारधारा के सामने सरेंडर कर दें और सच बोलना बंद कर दें। सच बोलने में अब हमारे जैसे न्यूज चैनल को डर लगना चाहिए। ये लोग ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि सच बोलने वाले न्यूज चैनल्स अपने कर्मचारियों को तनख्वाहें तक ना दे पाएं, पत्रकार अदालतों के चक्कर लगाते रहें और उन्हें नौकरियां मिलने में परेशानी हो। यह सीधे सीधे एक प्रकार की धमकी है। दूसरी बात यह, चिट्ठी लिखने वाले इन अधिकारियों ने जिन खबरों को नफरत फैलाने वाली खबर बताया, उन सब के केंद्र में सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों के बारे में दिखाई गई खबरें हैं। चाहे वो कोविड-19 को सांप्रदायिक बनाने की बात हो, चाहे वो लव जिहाद की बात हो। इन लोगों ने आज और आज से पहले जितनी चिट्ठियां लिखी हैं, उनमें से किसी में भी पालघर में साधुओं की हत्या का विरोध नहीं किया, पुलवामा आतंकवादी हमले की निंदा नहीं की, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वालों पर एक सवाल नहीं उठाया, दिल्ली दंगों का विरोध एक बार नहीं किया, मुंबई हमलों पर एक बार बात नहीं की, शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शनों की आजादी का दुरुपयोग उसे नहीं बताया। लेकिन इस्लाम में फैले कट्टरपंथ का विरोध करना इन्हें मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना लगता है। हम आज भी ये कहना चाहते हैं, हम कट्टरपंथ के विरोधी हैं, इस्लाम के विरोधी नहीं हैं। इस्लाम में जो लोग कट्टरपंथी हैं उनका विरोध हम कर रहे हैं, और ये सारे लोग गलतफहमी ये पैदा कर रहे हैं कि हम जैसे ही किसी कट्टरपंथी के खिलाफ बात करते हैं, ये कहते हैं कि हम पूरे के पूरे धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, जबकि हम धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहे। हम जो अमन और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हम उनके साथ हैं, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन यह बात गलत है कि आपने एक कार्टून के पीछे किसी की हत्या कर दी। इसका हम विरोध करते हैं और हमेशा करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर ये सारे सरकारी अधिकारी आज भी अपने अपने उन बड़े बड़े पदों पर बैठे होते तो क्या ये लोग तब भी ऐसे ही एक तरफा फैसले लेते? अगर लव जिहाद के नाम पर निकिता तोमर के मर्डर का केस ऐसे किसी अधिकारी के पास आया होता तो क्या वो अपने एजेंडे को एक तरफ रखकर अपना फर्ज निभाता? राहुल राजपूत की हत्या के मामले में अगर इनमें से कोई अधिकारी होता तो वो क्या फैसला लेता? शाहीन बाग का मामला अगर इनमें से किसी अधिकारी के संज्ञान में लाया जाता तो ये लोग क्या करते? आज बड़ा सवाल यह है, ये सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे पदों पर भी रहे हैं। अब आप सोचिए, इनके संज्ञान में जब इस तरह की बातें आती होंगी, आई जरूर होंगी, तब इन्होंने अपने बड़े बड़े पदों पर बैठकर कैसे फैसले लिए होंगे? जाहिर है एक तरफा फैसले लिए होंगे। जब शाहीन बाग में संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर
संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो इन्हें संविधान की याद नहीं आती, लेकिन जब नफरत को रिपोर्ट किया जाता है और इस रिपोर्ट के केंद्र में किसी धर्म विशेष के लोग आ जाते हैं तो इन्हें संविधान की याद आती है। जब देश भर के मुसलमान संविधान में दी गई आजादी के नाम पर देश भर की सड़कों को जैम कर देते हैं, सरकार के फैसले के साथ नहीं होते, तब ये लोग चिट्ठी लिखकर इसे कभी गलत नहीं बताते। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप पूर्व सरकारी अधिकारियों का ग्रुप है। यह ग्रुप 2018 से अब तक अलग अलग मुद्दों पर 30 से ज्यादा ओपन लेटर्स लिख चुका है। हमने सारी 30 चिट्ठियां पढ़ी आज इनकी। इन खुली चिट्ठियों में कभी कोरोना वायरस के मुद्दे को मीडिया द्वारा सांप्रदायिक बनाए जाने का आरोप लगाते हैं, कभी नए नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध करते हैं, कभी हैदराबाद में हुए बलात्कारियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, तो कभी बाबरी मस्जिद विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दुख जताते हैं और कभी रफाल विमानों की डील और डीमोनेटाइजेशन पर सवाल उठाते हैं। बस इतना किया है इन्होंने। आज हमें समूह द्वारा लिखी गई एक भी चिट्ठी ऐसी नहीं मिली जिसमें संविधान की धज्जियां उड़ाने वालों का इन्होंने एक बार भी विरोध किया हो, पुलवामा में हमारे सैनिकों की जो खून बहाया गया उसकी निंदा की हो। कहने को तो ये ग्रुप दावा करता है कि इनका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं, लेकिन इनकी चिट्ठियों की स्क्रिप्ट पढ़कर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन चिट्ठियों के राजनीतिक स्क्रिप्ट राइटर कौन है। तो आज इन लोगों की पोल खोलना आप सबके सामने जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि जो न्यूज चैनल अब सच बोल रहे हैं, जो हिम्मत दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होती है। जी के खिलाफ भी कितनी एफआईआर हुई आप सब जानते हैं। फिर अदालतों में मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यकर्ताओं के जरिए, वकीलों के जरिए, आरटीआई एक्टिविस्ट के जरिए शिकायतें डाल दी जाती हैं ताकि अदालतों के चक्कर लगाते रहें। और अब आखिरी जो इन्होंने चाल चली है वो ये कि बड़ी बड़ी कंपनियों को यह कहा जाए कि अब इन न्यूज चैनल्स के विज्ञापन बंद कर दें ताकि ये चैनल अपने आप ही बंद हो जाएं। इस व्यवस्था को तोड़ना होगा। इस तरह की चिट्ठियां लिखने वालों को लगता है कि भारत में शादी के बहाने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए जाने की खबरें सिर्फ और सिर्फ मीडिया के एक हिस्से की कल्पना है। लेकिन आज हम आपको शादी की आड़ में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए जाने की कुछ सच्ची कहानियां दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि जम्मू में जिस लैंड जिहाद की खबर, जमीन जिहाद की खबर दिखाने पर हमारे खिलाफ केरल में एफआईआर हुई थी, वो खबर कैसे आज पूरी तरह सच साबित हुई और कैसे अब सरकार उन लोगों की जमीनें लौटाने वाली है जिनकी जमीनों पर रोशनी एक्ट की आड़ में कब्जा कर लिया गया था। लेकिन पहले लव जिहाद यानी शादी के बहाने धर्म परिवर्तन की कुछ असली कहानियों के बारे में जानिए। पहला मामला हरियाणा के नूह जिले का है जो मेवात में आता है, जहां आरोपों के मुताबिक 19 साल की एक हिंदू लड़की को 3 लड़कों ने पहले अगवा किया, फिर लड़की का धर्म परिवर्तन करके उसके साथ शादी की गई। यह घटना इसी साल 11 सितंबर की है और आरोपों के मुताबिक जिन लोगों ने इस हिंदू लड़की का अपहरण किया था उनके नाम है रियाज, अनीश और तलहा खान। लड़की के पिता के आरोपों के मुताबिक ये तीनों लोग इस 19 साल की लड़की को जबरदस्ती अपने साथ पानीपत ले गए और वहां इस लड़की का रियाज से निकाह कराकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया गया। आप इस शादी का एक वीडियो देखिए और फिर हम आपको आगे की खबर बताएंगे। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तर्जुमा और बता। नहीं है कोई माबूद जोर से बोलो थोड़ी। सिवा अल्लाह के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इस बात पर यकीन करना दिल से, इसको दिल से मानना, इसको ईमान, जब इसको हम दिल से मान लेंगे तो अच्छी तरीके से इस पर हमारा ईमान ठहर जाएगा। ईमान दिल पूरी गवाही। इस लड़की का धर्म परिवर्तन कैसे हुआ ये आप देख सकते हैं। इस मामले में इस लड़की का परिवार एफआईआर दर्ज करा चुका है और यह मामला पंचायत के पास भी जा चुका है, लेकिन लड़की के पिता का कहना है कि उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लड़की के पिता जिस इलाके से आते हैं वहां एक धर्म विशेष के लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है और इन्हीं लोगों के दबाव में लड़की के परिवार की अपील पर कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसा वो आरोप लगाते हैं।
पुलिस में गए जी, पुलिस में हमारा कोई कानून कार्रवाई कैसी भी ना हो जी। वो कह दे में जी हम लड़की दिवाएंगे, लड़की दिवाएंगे, लड़की दिवाएंगे। उसके बाद में हमने ढीटा देते रहे जी हमारे साथ में, भाई आज कल परसों लड़की मिलेगी। हम अपने घर बैठ गए जी चुप, हमको कोई कैसे न्याय ना मिलो बाबू जी। उसके बाद में हम तो कहते रहे लड़की आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, ना ही कोई कानून कार्रवाई करी। गरीब क्या करेगा जी, हमारे कोई कुछ है ना जी, हम क्या करेंगे। लड़की चलेगी, खूब हमने कार्रवाई करी जी, हमारी कोई सुनाई ना दी ना क्या बच्ची के साथ उन्होंने कहा पढ़वाया और कहा करवाया जी, हमें तो ना पता, हम यही हम खूब कार्रवाई करे। पुलिस उठे ना, उन्हें पैसा भर दिए हम पे, इतने पैसा ना जी, गरीब आदमी है, कुछ ना कह रहे वो हमको। तो उन्होंने कह दे हम ना दें एक दिन आवी और हमें मारने की धमकी दे। में खूब गांव ने जोर लगा ली, पंचायत में आ जाओ आके लड़की है हवाले कर दे उसके लाके। गरीब आदमी बेचारो ना, हमारी लड़की दी ना उन्होंने लाके जी। तो बहला फुसला के ले गए? हाँ बेला पुचवार के ले गए खूब, और हमारे कोई बयान ना दे रही, उन्हें ऐसे कर रखी बिल्कुल कब्जे में। ये दूसरा मामला भी मेवात के पास राजस्थान के अलवर जिले का है और यहां भी एक पिता ने यह आरोप लगाया है कि उसकी बेटी का शादी के बहाने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया। लड़की के पिता एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक हैं और उनके मुताबिक पिछले महीने 15 अक्टूबर को इनकी बेटी इनके घर से ज्वेलरी और कैश लेकर अचानक गायब हो गई। इसके अगले दिन यानी 16 अक्टूबर को लड़की के पिता को इस बात की जानकारी मिली कि लड़की ने मेवात के नूह में तारीफ खान नामक एक युवक से शादी कर ली है और उसने अपना धर्म भी बदल लिया है। पिता ने अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन इनकी बेटी ने पुलिस से प्रोटेक्शन ले लिया। जब प्रोटेक्शन की मियाद खत्म हो गई और मामला अदालत में पहुंचा तो लड़की ने पिता को पहचानने तक से इनकार कर दिया। लड़की के पिता का आरोप है कि लड़की से शादी करने वाले तारीफ खान ने अपना नाम राहुल बताया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसका नाम तारीफ खान है। लड़की के पिता का यह भी कहना है कि अगर तारीफ खान उनकी बेटी से सच में प्यार करता था तो उसने लड़की का धर्म परिवर्तन क्यों कराया और अपना नाम भी गलत क्यों बताया। कम से कम प्रशासन, सरकार और समाज मेरा सहयोग करे। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान बुरे होते हैं, लेकिन अच्छे लोग क्यों सो गए इस धर्म में, अच्छे लोग क्यों सो गए, मेरी बच्ची के साथ में क्यों षड्यंत्र रचा गया। जो हिंदू नाम लेकर के हाथ में धागा बांध करके वो लोग मिलते थे, मेरी बच्ची को बरगलाया और फिर धीरे 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 उसका माइंड मेकअप करके नहीं और मुस्लिम पद्धति से विवाह किया। नहीं तो हिंदू, मेरी बच्ची को हिंदू रहने देते, क्या दिक्कत थी मुझे, वो मुसलमान बन के रहता। मर्जी की मालिक है, कानून के आगे मैं भी नतमस्तक सकूं, मैं भी कानून की इज्जत करता हूं। अब हमारा सवाल यह है कि धर्म निरपेक्षता की आड़ में क्या इस पिता की बात नहीं सुनी जाएगी। इससे पहले एक और पिता की बात हमने आपको बताई, क्या इन परिवारों की बात नहीं सुनी जाएगी। क्या ये लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या इनके भी वही अधिकार नहीं हैं जो बाकी के लोगों के अधिकार हैं? और जो लोग हमारे जैसे न्यूज चैनल्स इनके अधिकारों की बात करेंगे तो क्या हमसे यह कहा जाएगा कि हम नफरत फैला रहे हैं? क्या हमसे यह कहा जाएगा कि हम समाज को बांट रहे हैं? हम समाज को बांट रहे हैं या हम समाज के एक वर्ग को इंसाफ दिला रहे हैं? यह फैसला आपको आज करना होगा, क्योंकि अगर यह फैसला हमारे देश के समाज ने यानी आप लोगों ने अभी नहीं किया तो आपको भी वही सब देखने को मिलेगा जो अब फ्रांस में देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि फ्रांस अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर यह सब होते हुए देख नहीं रहा। फ्रांस ने तुरंत इस पर कार्रवाई की है। फ्रांस अपने कानूनों में बदलाव कर रहा है और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, जो सिर्फ 42 साल के हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया है कि इस कट्टरपंथ को खत्म करने का क्या फॉर्मूला हो सकता है और इसीलिए दुनिया भर के कट्टरपंथियों को यह बात अच्छी नहीं लग रही। अब हम आपको धर्म परिवर्तन करके शादी करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में बताएंगे जो हाल ही में आए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसे बहुत सारे लोग लव जिहाद के नाम से भी जानते हैं। हम लव जिहाद नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि शादी करने के नाम पर धर्म परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए। इन सारी लड़कियों का धर्म परिवर्तन क्यों किया गया, जबकि संविधान इस बात की इजाजत देता है कि 2 धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं बिना धर्म परिवर्तन किए। तो इन मामलों में
और जो हमने आज दो बड़े मामले दिखाए, दोनों मेवात के हैं। यहां पर धर्म परिवर्तन क्यों किया गया? इलाहाबाद हाईकोर्ट का पहला फैसला इसी साल सितंबर का है, जो वो मेरे हाथ में लेकर आया हूं आज। इस फैसले में हाईकोर्ट ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने वाली एक लड़की को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। यह लड़की जन्म से मुस्लिम थी, लेकिन एक हिंदू लड़के से शादी करने से 1 महीना पहले इसने अपना नाम और धर्म बदल लिया। इस लड़की का नाम पहले नूरजहां था, लेकिन शादी के लिए इसने अपना नाम बदलकर अंजलि कर लिया। फैसले में हाईकोर्ट के जज महेश चंद्र त्रिपाठी लिखते हैं कि इससे स्पष्ट होता है कि लड़की द्वारा सिर्फ शादी के लिए अपना धर्म परिवर्तन किया गया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 2004 के मामले का एक जिक्र किया, जिसमें कोर्ट ने माना कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा फैसला पिछले महीने 8 अक्टूबर का है। इसमें लड़की हिंदू है और उसने एक मुसलमान लड़के से शादी की। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शादी करने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इस फैसले में भी कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर टिप्पणी की है और कोर्ट ने क्या कहा है, मैं 2 लाइन आपको पढ़कर बता सकता हूं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हाईकोर्ट कह रहा है। अगर हाईकोर्ट की इस बात पर भी लोगों को यकीन नहीं है तो फिर बात अलग है। हाईकोर्ट कहता है, If two citizens of India professing different religions wish to marry, it is open to them to do so under the Special Marriage Act 1954, which is one of the earliest endeavors towards a uniform civil code. This code does not wish to say anything more. अदालत कह रहा है, कहती है अदालत, जज साहब कहते हैं कि अगर कोई 2 लोग जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं और वो शादी करना चाहते हैं तो उन्हें धर्म परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी 2 धर्म के लोग आपस में बिना धर्म परिवर्तन किए शादी कर सकते हैं और वो विवाह संवैधानिक होगा, सही माना जाएगा। और वो आगे लिखते हैं कि दिस एक्ट is one of the earliest endeavors towards a uniform civil code. हम भी जो बार बार बात करते हैं वो यही तो है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से साफ है, किसी से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि शादी के बाद उसे अपना धर्म भी बदलना पड़े। लेकिन फिर भी हमारे देश में एक गैंग ये मानने से इनकार कर देता है और भारत में इनकार कर देता है कि भारत में लव जिहाद जैसी कोई चीज है। लेकिन अब भारत के 3 राज्य लव जिहाद के खिलाफ ही कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले इस बात का जिक्र किया कि वो अपने राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे और अब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री भी उन्होंने साफ किया है कि अपने राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर ये लोग विचार कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि राज्य सरकारें भी अब इसके बारे में विचार कर रही हैं। हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्म में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। कानूनविदों से भी बात की है, हम अपने संगठन के अंदर भी बात कर रहे हैं, हम अपने सहयोगी संगठनों से भी बातचीत करेंगे और अध्ययन करने के लिए जो अन्य प्रांतों में, जैसे उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो भी इस बारे में कानून लाने पर विचार कर रहे हैं, हम उनके साथ भी विचार विमर्श करेंगे। लेकिन हमने ये चाहते हैं कि इसकी आड़ में अगर धर्म परिवर्तन का प्रदेश में कोई षड्यंत्र चल रहा है तो उसको रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून लाया जा सके।
जिन लोगों को यह लगता है कि भारत में बहुसंख्यकों के बीच असहनशीलता फैल गई है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि असहनशीलता फैल रही है, संविधान खतरे में आ गया है और कुछ भी कहने की आजादी अब हमारे देश में बची नहीं, और कोई दो लोग अलग अलग धर्मों के आपस में शादी कर लेते हैं तो उसे लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ देखना चाहिए, जहां शाहरुख खान, आमिर खान और सैफ अली खान जैसे बड़े फिल्म स्टार्स ने हिंदू महिलाओं से शादी की है। शाहरुख खान ने हिंदू लड़की से शादी की, आमिर खान ने भी, उनकी पत्नी भी हिंदू है। लेकिन इन स्टार्स पर कभी भी किसी ने लव जिहाद का आरोप नहीं लगाया, और अगर ऐसा होता तो आप सोचिए इन स्टार्स की फिल्में इस देश में कैसे चलती। एक जमाना था जब मुस्लिम अभिनेता फिल्मों में आते थे तो अपना नाम बदल लिया करते थे और हिंदू नाम रख लेते थे। उदाहरण के लिए मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गए, मुमताज जहान दहलवी मधुबाला बन गई, महजबीन बानो मीना कुमारी बन गई और हामिद अली खान अजीत बन गए। लेकिन किसी ने भी तब यह नहीं कहा कि ये लोग अपनी सफलता के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लोगों ने इन्हें पसंद किया, लोगों ने इन्हें इतना बड़ा स्टार बनाया, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म के लोग हों। अब आप सोचिए, अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज सहनशील ना होता तो क्या बॉलीवुड के इन बड़े बड़े कलाकारों को इतनी लोकप्रियता मिलती। इत्तेफाक से आज शाहरुख खान का जन्मदिन है। कोरोना वायरस से पहले जब भी वो अपने जन्मदिन के मौके पर अपने घर से बाहर आते थे तो उनके घर के सामने उनके हजारों फैंस की लाइनें लगी रखती थी। इन सभी धर्मों के फैंस शामिल होते थे और आज भी शाहरुख खान को किंग खान कहकर बुलाया जाता है। आज दिन भर किंग खान ट्रेंड कर रहा था क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। अब आप सोचिए कि भारत का ये जो पूरा समाज है, अगर ये असहनशील होता तो क्या ये कभी शाहरुख खान को किंग खान बनने देता। लेकिन ये भारत देश शाहरुख खान को किंग खान कहता है, उसे किंग बनाया। इसी तरीके से आमिर खान की फिल्मों की सफलता अगर आप देखिए तो क्या उनकी फिल्मों को आप ये कहेंगे कि एक ही धर्म के लोग उनकी फिल्मों को देखते हैं। तमाम धर्मों के लोग उनकी फिल्म को देखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हों, किसी भी जाति से आते हों। ये सब कलाकारों की तस्वीर इस समय आपके सामने है। क्या इन पर कभी किसी ने आरोप लगाया है कि इन्होंने लव जिहाद किया है? क्या कभी इनकी फिल्मों का कोई बहिष्कार हुआ है? ये सब आपके सामने आज है और ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात आपको ये बताती है कि भारत एक सहनशील देश है। ये बात आपको ये बताती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। लोगों को पूरी आजादी है, वो किसी के साथ विवाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं और इससे उनके करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी फिल्मों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग तब भी उन्हें उतना ही प्यार देंगे। आपको याद होगा कुछ महीने पहले हमने आपको जम्मू से जमीन जिहाद की खबर दिखाई थी और आपको बताया था कैसे रोशनी एक्ट नाम के कानून की आड़ में जम्मू कश्मीर में करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। यह न सिर्फ अपने आप में जम्मू कश्मीर के इतिहास का बहुत बड़ा घोटाला था, बल्कि इसके जरिए जम्मू की बहुसंख्यक हिंदू आबादी को मुस्लिम आबादी से बदलने की कोशिश की जा रही थी। वहां की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हुई। पिछले महीने ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी और अब जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने रोशनी एक्ट के तहत बांटी गई तमाम जमीनों को वापस लेने का फैसला किया है। हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और जिन लोगों ने जमीनों पर कब्जे किए थे उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाएंगे। इस साल मार्च में हमने आपको यह खबर दिखाई थी। हमने 25,000 करोड़ रुपए के इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। लेकिन इसके बाद जम्मू की खबर दिखाए जाने पर हमारे खिलाफ केरल में गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। तमाम जगहों पर हमारी शिकायत की गई कि हम समाज को बांट रहे हैं, हम नफरत फैला रहे हैं। तब हमने इस खबर पर क्या कहा था, इसकी एक छोटी सी झलक आज आपको देखनी चाहिए और आपको यह भी देखना चाहिए कि मीडिया की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, मीडिया को किन मुद्दों को उठाना चाहिए और जब हमने इस मुद्दे को उठाया तो उसका क्या असर हुआ वो भी आपको आज पता चलेगा। सरकारी जमीन पर मालिकाना हक देने वाले रोशनी एक्ट के तहत जम्मू में 25,000 लोग बसा दिए गए, जबकि कश्मीर में 5,000 लोग बसाए गए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हिंदू बाहुल जम्मू में जिन 25,000 लोगों को सरकारी जमीन का कब्जा दिया गया, उनमें से करीब 90% लोग मुसलमान थे, मुस्लिम थे। हम यहां पर किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है, और हम भी उतने ही धर्मनिरपेक्ष हैं जितना यह देश धर्मनिरपेक्ष है, जितना आप सब धर्मनिरपेक्ष हैं। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि किसी खास धर्म को अहमियत ना देना,
सबको बराबरी के दृष्टि से देखना। यहां हमारा मुद्दा यह है, हम ये नहीं कह रहे कि धर्म विशेष के लोगों को फायदा दिया गया, उससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि हर धर्म को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा। जमीन जिहाद पर हमने आपको जो खबर दिखाई थी वो जम्मू से दिखाई थी, लेकिन इस मामले पर एफआईआर दर्ज हुई केरल में। सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है। आपको भी खुद समझ में आ गया होगा कि खबर जम्मू से आई और एफआईआर केरल में हुई। केरल में मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें आरोप है कि जी न्यूज ने 11 मार्च को जो कार्यक्रम दिखाया उससे देश के मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और ये एफआईआर आईपीसी की धारा 295A के तहत दर्ज की गई है जो नॉन बेलेबल है। लेकिन सवाल यह है कि जब भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 सबको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, सबको अपनी बात कहने का हक देता है, तो फिर जिहाद का जिक्र किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत कैसे कर सकता है? आईपीसी की इस धारा को उन पत्रकारों के खिलाफ नया राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है जो सच दिखाने की हिम्मत करते हैं। इस देश में ऐसे गिने चुने पत्रकार ही अब बचे हैं, लेकिन कई राज्यों की सरकारों को यह सच पसंद नहीं है। तो अब रोशनी एक्ट के तहत जितनी जमीन बांटी गई थी वो सब वापस ले ली जाएगी और आज ये जी न्यूज के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है और हम ये मानते हैं कि हमने अपना कर्तव्य निभाया, हमने अपना फर्ज निभाया। और जो दूसरा गैंग है जिसे हम टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, जो हमेशा कहता है कि संविधान खतरे में है, उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन आज आप सबसे हम ये अपील करना चाहते हैं कि 70 साल से जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को अब हमें बदलना होगा और जो नफरत फैलाई जा रही थी उस नफरत को जो चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं वो चैनल्स को अब लगातार परेशान किया जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है पहले एफआईआर का डर, उसके बाद अदालतों का डर, अब गला काटने का डर और फिर यह डर कि विज्ञापन मिलने बंद हो जाएंगे, चैनल एक दिन बंद हो जाएगा। इसके बारे में आज आप सोचिएगा जरूर। 4 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिल्ली के मशहूर बाबा का ढाबा पर शुरू हुए एक नए विवाद के बारे में बताएंगे। क्या बाबा का ढाबा चलाने वाले बुजुर्ग कांता प्रसाद के साथ सोशल मीडिया की क्रांति के नाम पर एक धोखा हुआ है? आज हम उसी ढाबे पर जाएंगे और आपको बताएंगे। नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे, सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे, सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर।
1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। अब आपको मथुरा से आई एक खबर दिखाते हैं, जहां मशहूर नंद बाबा मंदिर में 2 लोगों द्वारा नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। ये तस्वीरें नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ते हुए फैजल खान और मोहम्मद चांद की हैं। मंदिर प्रशासन की शिकायत के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। अब इस बात की जांच हो रही है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। एक पक्ष का कहना है कि इन युवाओं ने सद्भावना फैलाने के लिए ऐसा किया, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए ऐसा किया गया। अगर उन्होंने हमसे परमिशन ली होती तो वो हमारे सामने क्यों नहीं की? उन्होंने वहां पीछे से छुप के जाके वो फोटोग्राफी। आपके सामने नहीं किया गया? ये हमारे सामने, हमको पता तक नहीं है इसके बारे में। वो सरासर झूठ फैला रहे हैं और वो उनके पीछे एक स्पेशल कोई प्रोपेगेंडा वो जो लेके आए थे, वो केवल वो सिद्ध करना चाहते थे। ना ही उन्होंने नमाज अता की है यहाँ पे, वो केवल फोटोग्राफी करके यहाँ ये फैला रहे हैं, केवल वायरल कर। ये सद्भावना यात्रा थी, ये 4 दिन की, और सद्भावना यात्रा जो थी वो वहाँ पहुंची। तो अब सद्भावना, हमारी यात्राओं में कोई एक तरह के लोग नहीं होते, मुख्तलिफ धर्मों के मतों के मानने वाले लोग होते हैं। तो जिसका जहाँ पे कोई समय हो जाता है वो अपनी इबादत कर लेता है। इसमें क्या, हम चर्च में ठहरे हुए, वहाँ कोई किसी को नमाज पढ़नी है, किसी को पूजा करनी है, किसी को और कुछ करना है, तो वो अपना करता है। ये हमारा मानना है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब एक ही हैं और हर जगह पूजा करने का, इबादत करने का जो मकसद है वो यही है कि भगवान से प्रार्थना की जाए और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मंशा, दिल साफ होना चाहिए। मंदिर में नमाज पढ़ने के पीछे इनका मकसद क्या था, इसकी तो जांच हो रही है। लेकिन आपको एक बात यहां पर ध्यान देनी होगी, और वो ये कि इस घटना के बाद भी किसी ने शहर में आग नहीं लगाई, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई नारेबाजी नहीं हुई, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, किसी का गला नहीं काट दिया गया, कोई हत्या नहीं हुई। फिर भी कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि भारत की बहुसंख्यक आबादी असहनशील हो गई है, जबकि हम बार बार ये कहते हैं हमारी नजर में सब एक हैं, सब धर्म बराबर हैं, सबका बराबर रिस्पेक्ट होना चाहिए, सबकी बराबर इज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। यही भारत जैसे देश की खूबसूरती है। वर्ष 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान जा रहे हिंदुओं को एक संदेश दिया था। और उन्होंने इस किताब में लिखा है कि जबरन मुस्लिम बनाए जाने से बचने के लिए वो जैसे भी संभव हो भारत आ जाएं। मुसलमानों पर केवल इसलिए भरोसा ना करें कि उनकी सवर्ण हिंदुओं से नाराजगी है, यह बहुत बड़ी भूल होगी। इसी किताब में उन्होंने लिखा है, मुस्लिम नेता धर्मनिरपेक्ष जीवन के महत्व को समझते नहीं है,
क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लड़ाई हिंदुओं से है और धर्मनिरपेक्ष रवैया अपनाने पर उनका अपना समुदाय इस लड़ाई में कमजोर हो जाएगा। आगे उन्होंने लिखा, दुख की बात यह है कि अमीरों के खिलाफ न्याय की लड़ाई में गरीब मुसलमान गरीब हिंदुओं का साथ नहीं देंगे। पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई में मुस्लिम मजदूर कभी हिंदू मजदूर का साथ नहीं देंगे। भीमराव अंबेडकर हमेशा दलित और मुस्लिम राजनीति के गठजोड़ के खिलाफ थे। डॉक्टर अंबेडकर के भाषणों और लेखों के संकलन को स्टडी करने पर हमें उनकी कही एक और महत्वपूर्ण बात मिली है जो आज आपको सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं मुस्लिम भारत और गैर मुस्लिम भारत का विभाजन बेहतर समझता हूं, क्योंकि ये दोनों को सुरक्षा प्रदान करने का सबसे पक्का और सुरक्षित तरीका है। अवश्य ही अन्य विकल्पों में ये अधिक सुरक्षित है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि इस देश में मुसलमान हमेशा ही शासक वर्ग रहा है और अगर दलित और मुसलमानों का गठजोड़ होगा तो दलितों का भला नहीं हो सकता, उनका शोषण ही होगा। जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर दुकानें खोली हुई हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर वोट तो जरूर मांगते हैं, उनके नाम के पोस्टर लगाते हैं, उनके नाम पर पार्टियां बना लेते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के विचार क्या थे, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है इन बड़े बड़े मुद्दों पर, इसे हमारे देश के लोग अब भूल चुके हैं। इसलिए हमने आपको याद दिलाने की कोशिश की है। सोशल मीडिया और इंटरनेट को आप हाल ही के दिनों में हुई सबसे बड़ी क्रांति कह सकते हैं। ऐसी एक क्रांति कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई थी, जब एक यूट्यूबर ने दिल्ली में बाबा का ढाबा नाम से एक ढाबा चलाने वाले एक बुजुर्ग कांता प्रसाद और उनकी पत्नी की बदहाली का एक वीडियो बनाया और उसे इंटरनेट पर डाला, सोशल मीडिया पर डाला और यह वायरल हो गया। इस वीडियो वायरल होने से पहले कांता प्रसाद दिन भर में मुश्किल से 100 रुपया कमा पाते थे, 100 रुपया एक दिन में। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश से बाबा के ढाबे के लिए मदद आने लगी। रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। क्या बात है यार, मतलब जरा रंगत देखो भाई मटर पनीर की। बड़े बड़े रेस्टोरेंट ढाबों में भी आपको ऐसा मटर पनीर नहीं मिलेगा और बेचारे जैसे कि बता रहे हैं कि नहीं बेच पाते हैं। तो हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्वाद ऑफिशियल पे। और आज मैं हूँ मालवीय नगर में और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं हनुमान मंदिर है और यहाँ पे है जी कॉर्नर मार्केट और हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने है जी ये बाबा का ढाबा और यहाँ पे है जी दो बुजुर्ग जो कि काम कर रहे हैं। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? ये वो वीडियो है जो वायरल हो गया था। ये वीडियो 7 अक्टूबर को एक यूट्यूबर ने, जिसका नाम है गौरव वासन, उसने शूट किया था और इसे अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था। इसके बाद से देश भर से इस बुजुर्ग पति पत्नी के लिए लोग मदद भेजने लगे। बहुत सारे लोग इनके ढाबे पर आकर खाना खाने लगे, बहुत सारे लोगों ने डोनेशन देना शुरू कर दिया। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है और ये मोड़ कैसे आया हम आपको समझाएंगे। लेकिन पहले आप ये वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर गौरव वासन का एक नया वीडियो देखिए। बाबा का वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने अपील करते हुए एक बैंक अकाउंट नंबर और एक पेटीएम नंबर शेयर किया था, जिससे लोग इस बुजुर्ग को आर्थिक मदद कर पाए। यह अकाउंट नंबर यूट्यूबर गौरव का है और यह पेटीएम नंबर उनके परिवार के एक सदस्य का। वीडियो वायरल होने के 24 घंटों के अंदर ही बाबा के नाम पर तकरीबन 3.5 लाख रुपए की मदद आ गई, लेकिन वो मदद गौरव के बैंक अकाउंट में पहुंची। अब इस बुजुर्ग ने यह आरोप लगाया है कि गौरव ने जानबूझकर केवल अपने और अपने परिवार वालों के बैंक डिटेल शेयर किए थे और काफी रकम उन्होंने अपने अकाउंट में जमा कर ली। इस बुजुर्ग का यह भी आरोप है कि इस यूट्यूबर ने उन्हें किसी लेन देन के बारे में, कि उनको लेकर कितनी मदद आई है, कितना पैसा आया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। 7 तारीख की वीडियो बनी थी जी। तो 8 तारीख को तो लोग कोई नहीं आया था, मगर 9 तारीख को पूरा भीड़ हो गई थी। 9 तारीख को तकरीबन हमारे को जैसे खाने वाले आए हैं और कोई दे रहा है 500, कोई 1000, कोई 2000 हैं, ऐसे दुकानदारी है। ऐसे हमारे को 75,000 रुपये एक दिन में इकट्ठा हो गया था। अच्छा, शाम को गौरव जी आए, बोले बाबा ये पैसे घर में रखना ठीक नहीं है। मैं बोला अच्छा जी। उन्होंने कि बैंक में जमा करा दो। तो गौरव जी और हम
दोनों आदमी गए घर पे पैसे अपना इकट्ठा करके सीधा करके अपना ले गए बैंक। गौरव जी फार्म भरे, गौरव जी अपना फार्म भर के अपना लेकर जमा कराएं या न जमा कराएं, मगर हमें रसीद नहीं दिए। जैसे रसीद मिलती है मुहर लगा करके कि बाबा ये रसीद लो संभाल के रखना है, ये रसीद गौरव हमें नहीं दिए। बैंक स्टेटमेंट है मेरे पास, सारे वो प्रूफ है, सारे वो तथ्य हैं जो ये प्रूफ कर देंगे कि मेरे पास अगर 25 लाख रुपए आया है, जिसका मुझे एलिगेशन लगाया जा रहा है, जिसके लिए आप मुझे बोल रहे हैं कि 25 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आया है, तो आप करिए ना कार्रवाई, आप दिखाइए ना लोगों को कि भाई मेरे अकाउंट में कहाँ से 25 लाख रुपए आया है। मेरे पास पूरी एंट्रीज है, हर चीज़ का मेरे पास सफाई है और मैं सफाई दे भी रहा हूँ। और सोचिए मैं अपने पर्सनल डिटेल्स सबके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में कोई चोर नहीं है। तो कई बार हम सोचते हैं कि इंटरनेट क्रांतिकारी चीज तो है, सोशल मीडिया पर हम किसी की मदद भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार ये मदद करना एक नए विवाद को भी जन्म दे देता है। अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, लेकिन एक नया मोड़ तो आ ही गया है। हम इस पूरे मामले पर आगे भी नजर रखेंगे और जो बुजुर्ग हैं जो ये ढाबा चला रहे हैं उनसे हम मिलते रहेंगे और उनका पैसा अगर किसी ने जरा सा भी इधर उधर किया है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका पैसा उन तक जरूर पहुंचे और आप तक भी पूरी जानकारी हम इसके बारे में पहुंचाएं। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि आपने तमाम खेलों में चीयर लीडर्स को जरूर देखा होगा। आजकल आईपीएल चल रहा है, उसमें भी आप देखते होंगे। आज आपको यह बताना है कि दुनिया में चीयर लीडर्स की शुरुआत कहां हुई थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे, सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे, सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे, सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर।
जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया।
क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1815 में आज ही के दिन ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बूल का जन्म हुआ था। जॉर्ज बूल ने एल्जेब्रा की ब्रांच बुलियन एल्जेब्रा को पहली बार दुनिया के सामने रखा था। इसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार माना जाता है। आधुनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के विकास में बुलियन लॉजिक का बहुत महत्व है। वर्ष 1834 में आज ही के दिन एटलस नाम का एक शिप भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था। ब्रिटेन के शासक गन्ने के खेतों में काम करने के लिए भारतीय मजदूरों को वहां लेकर गए थे। इनमें से ज्यादातर मजदूर बिहार के थे, लेकिन तमिल, तेलुगु और मराठी मूल के लोगों की संख्या भी अच्छी खासी थी और इसी वजह से मॉरिशस में आज के दिन को अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिव सागर राम गुलाम भी भारतीय मूल के ही थे। मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की आबादी 68% से ज्यादा है। वर्ष 1898 में आज ही के दिन चीयर लीडिंग की शुरुआत हुई थी। अमेरिका की मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में एक फुटबॉल मैच के दौरान जॉनी कैंपबेल नाम के एक व्यक्ति ने चीयर लीडिंग की थी। तब पुरुष ही चीयर लीडर्स हुआ करते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कॉलेजेस से पुरुषों को बड़े पैमाने पर सेना में शामिल किया गया और महिलाओं को उनकी जगह चीयर लीडर्स बनने का मौका मिला। इसी के साथ महिलाओं के चीयर लीडर्स बनने की शुरुआत हुई थी। मशहूर समाज सुधारक और होम्योपैथी को बढ़ावा देने वाले डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1833 में हुआ था। वर्ष 1876 में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की नींव रखी थी। ये देश के सबसे पुराने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में से एक है। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने आध्यात्मिक गुरु और विचारक रामकृष्ण परमहंस और भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे महान व्यक्तियों का इलाज किया था। और इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर में फैलने वाला पहला वॉर्म आज वर्ष 1988 में अमेरिका के MIT से लॉन्च हुआ था। इस वॉर्म का नाम था मॉरिस। यहां वॉर्म का मतलब सचमुच का कीड़ा नहीं है, बल्कि इसका मतलब है एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी हैकर को अपने टारगेट कंप्यूटर को एक्सेस करने की सुविधा दे सकता है या दूसरी तरह के नुकसान पहुंचा सकता है। यह प्रोग्राम अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाकर नेटवर्क के जरिए दूसरे कंप्यूटर्स में फैल जाता है। तो DNA में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखिए, रिश्ते बरकरार रखने की एक ही शर्त है और वो ये कि रिश्तों में भावना देखें, संभावना नहीं। नमस्कार। रोजगार की हर खबर